हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मानव में रोग यानी ह्यूमन डिजीज। और मानव में तो इस वक्त तो एक बहुत ज़्यादा भयंकर महामारी या पैंडेमिक जो चल रही है, कोविड-19 या कोरोना, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है क्योंकि इसका जो संक्रमण है बहुत ही तीव्रता से होता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि इससे बचाव किया जाए। वैसे इसके लिए वैक्सीनेशन और इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि प्रॉपर जो है रोगी ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग जो है वो इसकी चपेट में आ चुके हैं या इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता यही है कि हमें इससे बचना है। तो इसके लिए खुद को और अपने परिवार को इससे बचा करके रखना है। नेक्स्ट, इसके साथ ही हमें थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। तो मानव रोग जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें हमने मानव में होने वाले जो रोग है उनसे संबंधित जो सामान्य जानकारी थी कि रोग क्या होता है, हेल्थ क्या है, रोगजनक किसे कहते हैं, यानी टर्मिनोलॉजी जो थी इसकी जैसे परिभाषाएं जैसी, वो सब कुछ हमने देखा था। आज हम उससे आगे करते हैं कि मानव में प्रमुख जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि रोग पहली चीज तो किसकी वजह से हो रहे हैं, तो मोस्टली जो है या तो जीवाणु द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, या वायरस के द्वारा होते हैं, या कुछ कवकों के द्वारा रोग हो जाते हैं, या फिर प्रोटोजोआ द्वारा या निमेटोड्स के द्वारा, और कुछ अदर भी रोग कारक होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों के रोगजनक को किस नाम से जाना जाता है। मतलब अब जैसे जीवाणु है या बैक्टीरिया, तो बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और कौन सा बैक्टीरिया कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो हर रोग का कोई विशेष रोगजनक कि रोग का रोगजनक कौन है, साथ ही उस रोग के हो जाने के बाद में कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, कैसे उनका निदान किया जाए, यानी कि पता कैसे लगाया जाए, टेस्ट कैसे किया जाए कि कौन सा रोग हुआ है, साथ ही साथ उसके लिए कौन सा टीका है, कैसे उपचार किया जाए, क्या बचाव के उपाय है, और संक्रमण किन तरीकों से होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मानव में रोग। सबसे पहली चीज, जो रोग होते हैं मानव में, चाहे वो बैक्टीरिया द्वारा हो किसी के द्वारा भी हो, उन रोगों को प्रसार के आधार पे कि कितने क्षेत्र में वो जो है प्रसारित होते हैं, प्रसार के आधार पे हम इनको 3 भागों में बांट देते हैं। प्रसार के आधार पे रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रसार के आधार पे हम रोगों को 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले जो रोग होते हैं उनको हम कहते हैं स्थानीय रोग या स्थानिक रोग या एंडेमिक रोग। स्थानीय, स्थानिक या एंडेमिक रोग। दूसरे जो रोग होते हैं वो होते हैं जानपथिक रोग, यानी जो किसी जनपद में हो, जानपथिक रोग या एपिडेमिक रोग, एपिडेमिक रोग। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं पेंडेमिक रोग। पेंडेमिक रोग जो कि वैश्विक होते हैं, यानी कि जो महामारी के रूप में फैलते हैं। महामारी के रूप में ये कैसे होते हैं? ये वैश्विक होते हैं। अब जो स्थानिक या एंडेमिक रोग होते हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, यानी किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष स्थान पे ही ये उपस्थित होते हैं ये रोग। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जो घेंगा रोग है, घेंगा या जो गाइटर रोग है, ये जैसे कि केवल पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सब जगह मिलता है, कुछ क्षेत्र विशेष में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कैसी बीमारी है? स्थानिक बीमारी, जो किसी स्थान विशेष में पाई जाती हो, एंडेमिक है, यानी कि स्थानिक बीमारी है। इसी प्रकार से जानपथिक रोग या एपिडेमिक रोग। तो एपिडेमिक रोग कौन से होंगे? वे रोग जो कि किसी जनपद यानी कि किसी राज्य में या किसी देश में या कुछ राज्यों में पाए जाते हो। ऐसे रोग यानी जिनकी जो सीमा है, यानी वो रोग कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही फैले हो, कुछ विशेष क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में हो सकता है, कुछ देशों में या किसी देश में। तो कुछ राज्यों में या कुछ देशों में जो पाए जाते हो वो रोग क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एपिडेमिक रोग। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से रोग है, तो प्लेग का एग्जांपल हम ले सकते हैं। प्लेग जो बीमारी है वो एपिडेमिक है। तीसरे जो रोग है पेंडेमिक रोग या महामारी जिनको हम कहते हैं,
ये वैश्विक होते हैं, यानी पूरे विश्व में इसका वितरण होता है। और अभी अभी जो बहुत ही ताज़ा जो बीमारी चल रही है कोविड-19 यानी कि कोरोना और स्वाइन फ्लू जो एक बार पहले आई थी, स्वाइन फ्लू, कोविड-19, ये कैसे हैं? ये पेंडेमिक है, यानी वैश्विक बीमारियां। तो रोग जो होते हैं उनको प्रसार के आधार पर कि उनका प्रसार कितने क्षेत्र में है, इस आधार पर हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। अब अपन मानव के जो रोग है उन प्रमुख रोगों का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। सबसे पहले जो रोग पढ़ेंगे हम वो कौन से पढ़ेंगे? जीवाणु जनित रोग। मानव में जो रोग होते हैं वो रोग कई प्रकार के होते हैं। जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, विषाणुओं के द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवकों के द्वारा, निमेटोड्स के द्वारा और अदर भी कई कारकों द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से रोग पढ़ने जा रहे हैं? जीवाणु जनित रोग, यानी ऐसे रोग जिनका रोगजनक कौन होता है? बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। और बैक्टीरिया या जीवाणु जनित जितने भी रोग है, इन रोगों का जो संक्रमण है, मतलब ये रोग व्यक्ति में कैसे एंटर होते हैं? कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर चला जाएगा तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो बैक्टीरिया शरीर में मोस्टली या तो दूषित जल द्वारा या दूषित पानी द्वारा या फिर किसी दूषित तरल के संपर्क में आने से मोस्टली फैलता है। और बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज है वो डिजीज चाहे किसी भी अंग को प्रभावित करे, पर सबसे पहले इनसे जो सबसे पहले लक्षण उत्पन्न होते हैं वो आंत्र से संबंधित होते हैं, क्योंकि मुंह के द्वारा पानी या फिर भोजन के रूप में उस बैक्टीरिया को लिया जाएगा, तो जाते ही पहले वो आंत्र में उससे संबंधित लक्षण उत्पन्न करेगा। तो जीवाणु जनित रोग हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि कुष्ठ रोग हम पढ़ेंगे, टीबी रोग, तपेदिक रोग पढ़ेंगे, टाइफाइड या मोतीझरा रोग पढ़ेंगे, हैजा रोग पढ़ेंगे जिसको कोलेरा भी कहा जाता है, डिप्थीरिया हम इसमें पढ़ेंगे, पर्ट्यूसिस या काली खांसी पढ़ेंगे, निमोनिया पढ़ेंगे। तो कुछ विशेष रोग जो है इसके अलावा मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे, टिटनस है, ये सारे रोग जो है किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो जीवाणु जनित इन रोगों को हम पढ़ेंगे। और मोस्टली ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी रोग हम पढ़ने वाले हैं उनमें कुछ विशेष बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है। रोग का नाम, उस रोग का रोगजनक कौन है, उस रोग का संक्रमण कैसे होता है और उस रोग के कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, कौन सा निदान या टेस्ट किया जाता है पता करने के लिए कि रोग हुआ है, और उसके बाद में इसके लिए कोई वैक्सीन या टीका है तो वो, और साथ में इसका उपचार। तो सबसे पहले हम जो रोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं टीबी या इसी को कहा जाता है तपेदिक या इसी को कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरियल डिजीज जीवाणु जनित पहला रोग टीबी, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी जो रोग है, ये रोग यानी कि इसका जो रोग जनक है वो कौन होगा? ये रोग किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? रोग जनक या रोग कारक कौन है इसका? तो इसका जो रोग कारक जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है जो रोग उत्पन्न करता है, उस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरियल जो डिजीज आएगी उनमें कुछ को छोड़ करके ज्यादातर जो रोग का नाम जो है बैक्टीरिया के नाम से मिलता जुलता मिलेगा। तो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस जो रोग है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा उत्पन्न होता है, यानी रोगजनक इसका ये है। तो बात आती है कि ये रोगजनक यानी ये बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये संक्रमण कैसे करता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति में ये कैसे पहुंचता है। तो दूसरा जो बिंदु रहेगा अपना संक्रमण, ये संक्रमण कैसे करता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो संक्रमण है वो मोस्टली होता है दूषित जल और भोजन से, साथ ही साथ रोगी व्यक्ति जो है, रोगी व्यक्ति के जो बर्तन है या रोगी व्यक्ति के का जो कफ आता है, जो बलगम आता है,
उस बलगम या उसके थूक के संपर्क में आने से, रोगी व्यक्ति के खांसने और छींकने से, उसके शरीर से उसके साथ जो खांसने छींकने के साथ में जो बूंदें आती है श्वास के साथ, उन बूंदों के संपर्क में आने से जो है ये रोग हो जाता है। यानी संक्रमण इसका कैसे होता है, या तो दूषित जल और भोजन से होता है, या फिर रोगी व्यक्ति के द्वारा इसका संचरण स्वस्थ में होता है। और जैसे कि कोई रोगी है, वो खांस रहा है, तो उससे जो बूंदें निकलती है तरल की, अगर वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में एंटर हो जाए तो रोग हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा ये जो बैक्टीरिया है उसमें चला जाता है। या फिर रोगी के जो बर्तन है, खाने पीने के जूठे बर्तनों को वो यूज कर ले, तो उससे भी ये रोग हो जाता है। तो ये इसके संक्रमण का तरीका। उसके बाद में बात आती है कि लक्षण। ये संक्रमण हो गया, किसी कारण से ये रोगजनक अंदर चला गया। अब अंदर चला गया तो कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं रोगी में, क्या पता चलता है कि इसको टीबी या तपेदिक हुआ। सबसे पहला जो लक्षण है इसका, वो है खांसी। लगातार खांसी आती है, लगातार खांसी होगी, यानी लगभग, और कहा भी जाता है कि लगभग 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी रहे तो एक बार टीबी का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो लगातार खांसी आएगी, साथ ही साथ खांसी के साथ में क्या आता है, बलगम आता है, यानी कि कफ आता है। खांसी सूखी नहीं होगी, बल्कि खांसी के साथ में क्या आता है, बलगम आता है। बुखार आता है, बुखार होता है, थकान होती है, वजन कम हो जाता है और कमजोरी आ जाती है। ये सारे जो लक्षण है वो टीबी की वजह से उत्पन्न होते हैं। यानी लगातार अगर खांसी रहे, खांसी में कफ आए यानी कि बलगम आए, और बुखार आए, थकान हो, कमजोरी महसूस हो, वजन कम होने लग जाए, तो कैसा रोग उत्पन्न हो गया, टीबी। यानी ये इस रोग के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यदि टीबी रोग जो है गंभीर अवस्था में चला जाता है, यानी ज्यादा टाइम हो गया उसको हुए हुए, गंभीर हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो बलगम आता है, उस बलगम के साथ में खून भी आने लगता है, ब्लड भी आने लगता है। खांसी में जो बलगम आएगा उसमें खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो ये इसके कुछ लक्षण थे। अब आती है बात कि जब ये लक्षण है तो ये कौन से अंगों को प्रभावित करेगा। तो इसके द्वारा जो प्रभावित अंग है, ये कौन से अंगों को प्रभावित करेगा। मोस्टली जो इसके द्वारा प्रभावित अंग है, या तो श्वसन पथ को, यानी कि जो ट्रेकिया है, श्वास नली है, श्वसन पथ को प्रभावित करता है, या फिर जो फेफड़े हैं उनको प्रभावित करता है, यानी कि फेफड़ों को और श्वसन पथ को ये प्रभावित करता है। अब लक्षण हो गए, पता चल गया हमें इनको प्रभावित कर रहा है। पता कैसे करें कि ये हुआ है, मतलब इसकी जो डायग्नोसिस है, इसका परीक्षण है, वो कैसे किया जाता है। अब ऐसे लक्षण जब दिखाई देते हैं तो उसका किया जाता है टेस्ट, यानी परीक्षण। और इसका जो टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, वो कहलाता है मैनटॉक्स टेस्ट। मैनटॉक्स टेस्ट। रोगी के कफ वगैरह की जांच की जाती है और उससे पता चलता है कि इसमें जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, तो उसको कौन सा रोग हो गया, टीबी या तपेदिक रोग हो गया। तो इसके लिए ये इसका क्या किया जाता है, परीक्षण। परीक्षण का नाम क्या है, मैनटॉक्स टेस्ट। उसके बाद में बात आती है इसके लिए क्या कोई टीका है। तो टीबी के लिए जो टीका है उसका नाम है BCG का टीका। टीबी के लिए जो टीका लगाया जाता है वो कौन सा है, BCG का टीका, यानी BCG का वैक्सीन या BCG का टीका इसके लिए लगाया जाता है। BCG जिसका पूरा नाम है बैसिलस कोमट गुएरिन, इसका टीका लगाया जाता है इसमें। साथ ही साथ अब इसका उपचार कैसे किया जाता है। ये टीका तो पहले लगा दिया जाए तो इससे क्या है, बचाव हो जाता है, लेकिन उपचार, रोग हो गया तो उसके बाद में उपचार किया जाएगा। सबसे पहली चीज, जितने भी बैक्टीरियल रोग हम पढ़ेंगे, जीवाणु जनित जितने भी रोग होंगे, उनमें उपचार के रूप में सबसे पहली चीज है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। तो एंटीबायोटिक जरूर दी जाती है बैक्टीरियल डिजीज में, एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, यानी प्रतिजैविक दी जाएगी। और इसमें जो उपचार होता है टीबी का, उसमें 2 उपचार है इम्पोर्टेंट, एक तो है MDR थेरेपी और दूसरी जो है वो है, एक तो है MDR थेरेपी और दूसरा जो उपचार है इसका वो है डॉट्स पद्धति।
इन दो पद्धतियों के द्वारा जो है टीबी का उपचार किया जाता है। यानी इसका जो उपचार है इन दो तरीकों से होता है, एमडीआर थेरेपी और डॉट्स पद्धति। अब एमडीआर थेरेपी क्या है? एमडीआर में, एमडीआर का मतलब यहाँ पर है मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंस थेरेपी। मतलब होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो ये जो बैक्टीरिया है इनके बहुत सारे वेरिएंट यानी बहुत सारे प्रभेद होते हैं। तो किसी पर कोई एंटीबायोटिक असर करता है, किसी पर कोई एंटीबायोटिक करता है। तो इसमें एमडीआर थेरेपी में क्या होता है कि कई एंटीबायोटिक्स को एक साथ यूज किया जाता है, एक साथ दिया जाता है। तो उनमें से कोई ना कोई एंटीबायोटिक तो असर करेगी, वो कहलाता है एमडीआर थेरेपी, मल्टीपल ड्रग्स जो है रेजिस्टेंस। उसके बाद में दूसरा जो है डॉट्स पद्धति। डॉट्स जो पद्धति है इसमें क्या किया जाता है? डी का मतलब है डायरेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट, ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। ये कहाँ किया जाता है? मोस्टली जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर जो रोगी होता है उस रोगी को डॉक्टर या कंपाउंडर, वहाँ पर जो भी स्वास्थ्य कर्मी है वो अपनी निगरानी में अपने सामने जो भी दवाई होती है टीबी के लिए वो दवाई उसको उसके सामने दी जाती है। यानी स्वास्थ्य कर्मी रोगी को अपने सामने दवाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टीबी का जो एक विशेष कोर्स चलता है दवाई का, उस कोर्स में से यदि एक या कुछ खुराक अगर मिस कर दी जाती है, नहीं ली जाती, तो जो बैक्टीरिया है फिर से पनपने लगता है और फिर उग्र हो जाता है, उसमें फिर प्रतिरोधकता आने लग जाती है और फिर उस पर ये एंटीबायोटिक वगैरह असर करना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? रोगी के साथ साथ कम्युनिटी को भी संक्रमण की वजह से खतरा रहता है, यानी आसपास रहने वाले लोग, परिवार औरों को भी उससे खतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है डॉट्स पद्धति अपनाई जाती है। यानी कि रोगी को, या फिर रोगी क्या करता है, थोड़ा ठीक होने लगता है उसके बाद दवाई बंद कर देता है। तो ऐसा नहीं है। टीबी में एक फिक्स समय तक, फिक्स ड्यूरेशन तक जो दवाई है वो प्रॉपर लेनी होती है। तो जीवाणु जनित जो पहला रोग हमने पढ़ा था टीबी, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, रोगजनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। संक्रमण किससे होता है? दूषित जल, भोजन या रोगी के संपर्क में आने से। रोगी के जो है जूठे बर्तनों को प्रयोग करने से, रोगी के द्वारा खांसने या छींकने से निकली हुई बूंदों के शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न हो जाता है। लक्षण इसमें क्या होता है? लगातार खांसी रहती है, लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा लगातार खांसी रह सकती है, बलगम आता है खांसी के साथ में, बुखार रहता है, थकान होती है, सुस्ती रहती है, वजन कम होने लगता है, कमजोरी आ जाती है। यदि बीमारी गंभीर होती है तो ऐसी स्थिति में बलगम के साथ में रक्त भी आने लगता है। प्रभावित अंग कौन से होते हैं? मोस्टली ये जो बैक्टीरिया है ये श्वसन, पहले शुरू में क्या होता है, ये आंत्र के द्वारा जाता है, तो आंत्र में इसकी वजह से कुछ हद तक उल्टी दस्त जैसी शिकायत भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली श्वसन पथ और फेफड़ों को जो है प्रभावित करता है। कैसे पता करते हैं? मेंटॉक्स टेस्ट होता है, उसके द्वारा टीबी का पता लगाया जाता है। टीका कौन सा है टीबी के लिए? तो याद रखना है BCG का टीका लगाया जाता है। उपचार सभी बैक्टीरियल डिजीज में एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। इसमें एमडीआर और डॉट्स पद्धति के द्वारा इसका उपचार होता है। तो एक तो रोगजनक का नाम मोस्टली, और दूसरा क्या है? टेस्ट याद रख सकते हो थोड़ा, और टीका, ये और कुछ उपचार, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे अपने देश में जो है प्रति 1000 लोगों में से 15 लोगों को टीबी देखने को मिलती है। यहाँ टीबी जो है एक आम बीमारी है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। अगर प्रॉपर उपचार लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। तो बैक्टीरियल पहली बीमारी हमने पढ़ी। अब हम जीवाणु जनित जो दूसरी बीमारी है उसको हम देखेंगे। जीवाणु जनित जो दूसरी बीमारी हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइफाइड, जिसको कहा जाता है मोतीझरा या स्लो फीवर या मियादी बुखार या एंटेरिक फीवर, कई नाम है इसके। तो जीवाणु जनित जो दूसरा रोग है उसका नाम क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड, इसी रोग को दूसरे नाम से जाना जाता है मोतीझरा, या इसी को कहा जाता है मियादी बुखार, या इसी को कह देते हैं स्लो फीवर। तो ये रोग टाइफाइड मोस्टली ये भी एक आम बीमारी है जो सभी में देखने को मिलती है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो टाइफाइड का जो रोगजनक है वो कौन है? रोगजनक
टाइफाइड का रोगजनक कौन सा है? इसका रोगजनक जो है वो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। टाइफाइड का रोगजनक हो गया साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। अब इसकी संक्रमण भी कैसे होता है? वो ही बैक्टीरियल संक्रमण मोस्टली जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? दूषित जल और भोजन की वजह से होते हैं। तो इसका संक्रमण भी किसके द्वारा होगा? दूषित जल और भोजन के द्वारा। दूषित जल और भोजन द्वारा होगा इसका संक्रमण। उसके बाद में बात आती है कि लक्षण कैसे दिखते हैं। संक्रमण हो जाता है तो कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं? सबसे पहली चीज इसकी वजह से वो सबसे पहले आंत्र में संक्रमण करता है, तो इसकी वजह से उल्टी दस्त की शिकायत हो सकती है। उल्टी दस्त की शिकायत होती है, साथ ही तेज बुखार आता है, यानी बुखार आता है। और ये बुखार शाम को क्या हो जाता है? शाम को तेज हो जाता है, 104 से ज्यादा हो जाता है, 104 से 105 डिग्री तक हो जाता है। शाम को क्या हो जाता है? बुखार तेज हो जाता है। यानी पहले उल्टी दस्त होती है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया भोजन या जल के द्वारा जाएगा तो पहले आंत्र में जाएगा, तो आंत्र में इसके सिम्टम देखने को मिलेंगे। और फिर कंटिन्यू बुखार आता है, लगातार रोज बुखार आता है। एक निश्चित समय पर आता है, दिन में थोड़ा हल्का सा रहता है, ज्यादा नहीं रहता, शाम होते ही तेज हो जाता है। तो लगातार ये बुखार आता है। और साथ ही साथ परीक्षण इसका कैसे किया जाए? कंटिन्यू ये बुखार होता है, थकान होती है, कमजोरी आने लग जाती है, तो ये सारे कैरेक्टर जो है इसमें उत्पन्न होते हैं टाइफाइड में। वैसे सभी रोगों में अपन जानते ही हैं कि जो भी लक्षण होंगे उनके साथ साथ थकान, सुस्ती, कमजोरी, वजन कम होना, ये कैरेक्टर सब में जो है उत्पन्न होते हैं। इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है उल्टी दस्त होना, और उसके बाद में कंटिन्यू बुखार आना, रोज बुखार रहना, जो कि दिन में हल्का रहेगा और शाम होते ही तेज हो जाएगा। फिर सुबह होते ही मतलब सुबह तक कम हो जाएगा, दिन में नहीं रहेगा लगभग, या कम रहेगा, ठीक सा महसूस होगा, और फिर शाम को तेज बुखार रहेगा। तो ऐसा बुखार जिसमें आता है कंटिन्यू, मियादी बुखार इसीलिए कहा गया इसको क्योंकि ये कंटिन्यू लगातार बुखार आता है रोज, और निश्चित समय पर रोज आता है। तो ये टाइफाइड या मोतीजरा के कुछ लक्षण होते हैं। अब इसका परीक्षण या टेस्ट, इसका जो टेस्ट या परीक्षण या निदान किया जाता है वो विडाल टेस्ट से किया जाता है। यानी इसके टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से टाइफाइड की जांच की जाती है। उसके अलावा टीका, टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टाइफाइड के टीके का नाम है TAB वैक्सीन। TAB वैक्सीन का मतलब क्या हुआ? टीका मतलब यहाँ पर है टाइफाइड, ए और बी क्या है यहाँ पर? मतलब टाइफाइड जो रोग उत्पन्न कर रहा है ये साल्मोनेला टाइफी, इसके कई प्रभेद होते हैं, तो मिलते जुलते कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। तो TAB जो टीका है वो किस किस के लिए यूज होता है? वो होता है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए, साथ ही साथ पैराटाइफाइड ए और बी के लिए, पैराटाइफाइड ए और बी के लिए भी ये टीका यूज होता है। इसका नाम क्या है? TAB टीका। TAB का मतलब क्या है? टाइफाइड और पैराटाइफाइड ए और बी के लिए, तो ये टीका इसके लिए यूज किया जाता है, TAB का टीका। अब इसका उपचार क्या है? तो वही चीज, क्योंकि टाइफाइड भी क्या है? एक जीवाणुजनित रोग है, और जीवाणुजनित रोग है तो उपचार किसके द्वारा किया जाता है? एंटीबायोटिक के द्वारा, यानी एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ये हो गया अपना दूसरा जीवाणुजनित रोग टाइफाइड। उसके बाद में तीसरा रोग अगर अपन बात करें, तीसरा रोग हम पढ़ने वाले हैं हैजा, या इसी को कहा जाता है कोलेरा। हैजा या कोलेरा, इसी को और एक नाम से जाना जाता है विसूचिका। विसूचिका हैजा, इसका रोगजनक जैसा कि नाम है कोलेरा, तो कोलेरा से इसका रोगजनक क्या है? विब्रियो कोलेरी। हैजा का जो रोगजनक है वो क्या है? विब्रियो कोलेरी। रोगजनक हो गया विब्रियो कोलेरी। संक्रमण इसका होता है, लेकिन संक्रमण से पहले इसका वाहक होता है। जैसे कि अपन ने टाइफाइड, TB वगैरह देखी, तो इसमें किसी वाहक की जरूरत नहीं होती। जो भी बैक्टीरिया है रोगी से स्वस्थ में चला जाता है, या रोगी से जो है किसी माध्यम से जल या दूषित भोजन के माध्यम से रोगी में जाता है। लेकिन इसमें वाहक होता है, यानी हैजा का जो वायरस है, जहाँ पर हैजा का वायरस नहीं बैक्टीरिया,
हैजा का जो बैक्टीरिया जीवाणु जहाँ पर होता है वहाँ से घरेलू जो मक्खी होती है, ये घरेलू मक्खी इसको ले जा करके भोजन या जल पर छोड़ देती है और उस दूषित जल या भोजन से फिर ये व्यक्ति में चला जाता है और व्यक्ति को रोगी बना देता है। तो इसकी वाहक है, सभी के वाहक नहीं है, कुछ रोगों के वाहक है। तो हैजा या कोलेरा की वाहक होती है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी इस रोग की वाहक है, मतलब ये इस रोग के रोगजनक को यानी कि विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है उसको एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक छोड़ देती है, यानी कि भोजन वगैरह पर छोड़ देती है। तो उसकी वजह से वो भोजन जल दूषित हो जाता है और उस दूषित जल या भोजन का प्रयोग करने से रोगी कैसा हो जाता, व्यक्ति कैसा हो जाता है, रोगी हो जाता है। यानी इसका संक्रमण भी किसके द्वारा होगा, दूषित जल और भोजन के द्वारा। लेकिन ये दूषित जल और भोजन तक वो बैक्टीरिया पहुंचा किसके द्वारा, इस घरेलू मक्खी के द्वारा पहुंचा। तो घरेलू मक्खी इस पे छोड़ देती है जिससे कि संक्रमण होता है। अब इसके लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं, हैजा हो जाता है तो कैसे लक्षण आते हैं, उल्टी दस्त होता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर होता है इसका वो होता है उल्टी दस्त। तो उल्टी और दस्त होते हैं, और दस्त जो होते हैं, उल्टी दस्त लगातार होते रहते हैं रोगी को, और दस्त जो होते हैं ये दस्त जैसे कि चावल का पानी होता है उस तरह से बहुत ही पतले दस्त होते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, शरीर में बॉडी में जो पानी होता है वो दस्त के रूप में अधिकांश पानी बाहर निकल जाता है। तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो ऑलमोस्ट बीपी जो है वो लो हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। साथ ही साथ बुखार आता है। तो इसके जो कैरेक्टर है वो क्या है, उल्टी दस्त होते हैं और बुखार आता है। और उल्टी दस्त लगातार होते रहते हैं, इसमें चावल के पानी जैसे पतले दस्त होते हैं जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है शरीर में, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ये लक्षण इसमें प्रकट होते हैं। इसके अलावा बात करें कि इसका निदान यानी कि इसका परीक्षण यानी कैसे किया जाता है, तो इसका जो परीक्षण या जो निदान है वो एक टेस्ट है, सिक टेस्ट, जिसके द्वारा किया जाता है। जो हैजा है, हैजा का जो निदान या जो परीक्षण है सिक टेस्ट के द्वारा होता है। सिक टेस्ट एक एंटीजन टेस्ट है, यानी कि विशेष प्रकार के एंटीजनों से इसका पता लगाया जाता है। तो इसका परीक्षण किसके द्वारा होता है, सिक टेस्ट। सिक टेस्ट से इसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद में है इसके लिए टीका। तो इसके लिए टीका जो है वो है TABC वैक्सीन। अब ये TABC वैक्सीन क्या है, टी का मतलब यहाँ पर वही टाइफाइड है, AB का मतलब यहाँ पर है टाइफाइड A और B, और C का मतलब है कोलेरा। यानी इसमें जो टीका लगाया जाता है वो है टाइफाइड, पैराटाइफाइड A व B व कोलेरा का टीका। ये टीका दिया जाता है इसके लिए। उसके बाद में जो उपचार है, तो उपचार तो हम जानते ही हैं। उपचार में क्या किया जाएगा, वो ही एंटीबायोटिक दी जाएगी। एंटीबायोटिक दी जाएगी क्योंकि कैसा रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो एंटीबायोटिक दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन होता है दस्त ज़्यादा होने की वजह से, तो ORS का घोल दिया जाता है। ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS का मतलब, O का मतलब यहाँ पर है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यानी कि ORS का घोल क्यों दिया जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, और इससे बचने के लिए ORS पिलाया जाता है, जिससे कि शरीर में पानी की और मिनरल्स की जो है वो एफिशिएंसी यानी कि बनी रहे। उसके बाद में ये था अपना हैजा, तीसरा रोग हैजा, जो कि कोलेरा या विसूचिका कहलाता है, रोगजनक विब्रियो कोलेरी। वाहक इसका कौन होता है, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी इसको भोजन या पानी में छोड़ देती है, तो इसका संक्रमण दूषित जल और भोजन से होता है। लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं, मोस्टली उल्टी दस्त होते हैं, लेकिन दस्त बहुत ज़्यादा पतले और बहुत ज़्यादा तीव्रता से कंटिन्यू होते रहते हैं। उसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ बुखार आता है। परीक्षण कैसे होता है, सिक टेस्ट के द्वारा, या फिर मोस्टली इसके जो कैरेक्टर होते हैं उनको देख के डायरेक्ट ही पहचान हो जाती है। टीका लगाया जाता है इसके लिए TABC यानी टाइफाइड, पैराटाइफाइड A और B और कोलेरा का टीका।
साथ में उपचार जो है एंटीबायोटिक्स से किया जाता है और साथ में दी जाती है इसमें ORS का घोल दिया जाता है। ये था अपना। उसके बाद में चौथा जो रोग है वो है डिप्थीरिया। चौथा जो रोग हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग होता है मोस्टली ये होता है बच्चों में। डिप्थीरिया जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। डिप्थीरिया, इसको रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहीं कहीं रोहिणी भी लिखा होता है डिप्थीरिया, या फिर इसको गलघोटू भी कहा जाता है। गलघोटू, गलघोटू। देखो गलघोटू रोग है और डिप्थीरिया को कहा जाता है। एक होता है गलगंड रोग जो कि घेंगा होता है, गाइटर, जिसमें कि गले में सूजन आ जाती है। अब डिप्थीरिया या गलघोटू जो रोग है, इस रोग का रोगजनक कौन होता है? इस रोग का जो रोगजनक है वो होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये इसका जो है रोगजनक होता है। किसका? डिप्थीरिया का, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। संक्रमण इसका भी सेम वही तरीका है, दूषित जल और भोजन से होता है, यानी दूषित जल और भोजन से इसका संक्रमण होगा। अब रोग हो गया तो लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं? दूषित जल और भोजन से इसका संक्रमण होता है। कई बार जो है जो रोगी है उसके श्वास की बूंदें से या उसके द्वारा, जैसे बच्चा है वो खेल रहा है मुंह में लेके खिलौने वगैरह, तो उसके मुंह में लिए हुए खिलौने से, पेंसिल से या उसके झूठे बर्तनों की वजह से भी इसका संक्रमण हो जाता है। लक्षण कैसे दिखते हैं? मोस्टली इसके लक्षण जो होते हैं वो नाक और गले में दिखाई देते हैं। गले में इसकी वजह से क्या होता है? गले में लाल लाल दाने दिखाई देते हैं, यानी इसके जो लक्षण है वो कहाँ, ये कौन से अंगों को प्रभावित करता है? नाक और गले को। गले में इससे लाल दाने बन जाते हैं, लाल दाने जैसी संरचना दिखाई देती है। और ये लाल दाने क्यों बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं? गले में क्या होता है, जैसे कि ये ट्रेकिया या श्वास नली होती है, तो इसमें क्या होता है कि एक म्यूकस जैसा एक तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है, वो म्यूकस स्रावित होता है इसमें भी। और वो म्यूकस क्या होता है, धीरे धीरे फिर बाद में यहाँ पर ऐसे जमने लग जाता है और यहाँ पर लाल दानों जैसा दिखाई देता है। ये जब जमने लग जाता है और इसका जमाव जब बढ़ता जाता है तो उससे क्या होता है, श्वास नली जो है उसका मार्ग अवरुद्ध होने लगता है और इससे क्या होता है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, यानी लाल दाने बन जाते हैं। साथ ही जो म्यूकस है उस म्यूकस के जम जाने से श्वास लेने में दिक्कत होती है, यानी सांस लेने में कठिनाई होती है। और कई बार क्या होता है, जो ये म्यूकस है ये रक्त में मिल जाता है, यानी कि वहां से चला जाता है और रक्त में चला जाता है, रक्त में मिल जाता है और रक्त में मिल जाने से, म्यूकस रक्त में मिल जाने से क्या हो जाती है, रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये इसमें कुछ कैरेक्टर नाक और गले को इफेक्ट करता है। गले में जो है लाल दाने दिखाई देते हैं, देखने पर लाल दाने किससे बने, म्यूकस से। म्यूकस जमने लगता है, श्वास नली को अवरुद्ध करने लगता है, इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर। उसके बाद में इसका परीक्षण, कि इसका परीक्षण किसके द्वारा किया जाए, तो मोस्टली इसमें कफ या म्यूकस जमा होता है, तो इसमें कफ परीक्षण किया जाता है। कफ परीक्षण करके पता लगाया जाता है कि कौन सा रोग है, डिप्थीरिया रोग है। इसके लिए टीका कौन सा लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चों में। और डीपीटी जो वैक्सीन या जो टीका है वो इससे बचने के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का जो टीका है ये 3 रोगों के लिए काम करता है। डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी भी कहते हैं, और टी का मतलब टिटनस, यानी ये सेम टीका 3 बीमारियों में काम में आता है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया में भी, दूसरा जो रोग है पर्ट्यूसिस रोग या काली खांसी, उसमें भी डीपीटी का टीका ही लगता है, और तीसरा रोग है टिटनस, उसमें भी डीपीटी का टीका ही लगता है। तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। साथ ही उपचार, और उपचार अपन जानते ही हैं, वही एंटीबायोटिक से, यानी कि प्रतिजैविक दी जाएगी।
और उनसे इसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। DPT का टीका इसमें यूज होता है। तो 4 डिजीज हमने पढ़ी। सबसे पहले टीबी, उसके बाद में दूसरा पढ़ा हमने टाइफाइड, हैजा और डिप्थीरिया, 4 जीवाणु जनित रोग। हालांकि जीवाणु जनित रोग और भी है अभी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हमें ध्यान ये रखना है रोगजनक कौन सा है, लक्षण यानी कि लक्षण कौन से, तो पता चल जाएगा कि कौन से इनको प्रभावित कर रहा है, और कैसे हम पता लगाते हैं, उसका जो टेस्ट है वो कौन सा होता है, यानी निदान कैसे किया जाता है, परीक्षण कैसे होता है, साथ ही साथ कौन सा टीका यूज किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।